हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज का चैप्टर देखते हैं। तो क्लास 11 का हम लोग भूगोल देख रहे थे, जिसमें मैंने आपको बता रखा है कि क्लास 11 और 12 में तीन तीन बुक्स हैं। तो देखिए आज हम इसका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर इसका कर चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अध्याय थर्ड आज हमें इसका करना है। अपवाह तंत्र यानी नदियों के तंत्रों के बारे में पढ़ना है कि नदियाँ किस प्रकार से वितरित हैं, कौन से राज्य से कौन सी बड़ी नदी निकलती है, सारी चीज़ें हम आज इसमें देखेंगे। कौन सी नदी आपकी हिमालय से निकलती है, कौन सी कहाँ से निकलती है, कौन सी पश्चिमी घाट से कहाँ को जाती है, सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि ये वाला जो आपका क्लास 11 के वाला जो हम लोग भूगोल कवर कर रहे हैं और इसका सेम भूगोल जो है क्लास 9th में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग जब इसके नोट्स बनाना तो क्लास 9th और क्लास 11 दोनों बुक्स को रख के इसके नोट्स बनाना, यानी दोनों बुक्स कवर करके नोट्स बनाना। ठीक है, तो अब आप क्या है कि इसमें जो आपका थर्ड पार्ट वाला है और इसको मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ। और इससे पहले आप लोगों को क्या करना है, क्लास 9th का जो अपवाह तंत्र वाला पार्ट है, क्लास 9th का जो चैप्टर है उसका थर्ड चैप्टर में ही अपवाह तंत्र है। ठीक है, इसमें भी है उसमें भी है, तो उसका तीसरा चैप्टर आप लोग देख लेना, इसके बाद ये वाला देखना, क्योंकि उसमें और इसमें आप लोग क्या करेंगे, मिक्स करके करेंगे तो नोट्स आप लोग आसानी से बना लेंगे। चलिए अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मैंने बता दिया है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। चलिए देखते हैं आगे। आपने वर्षा ऋतु में बहती नदियां, नाले व वाहिकाएं देखी होंगी, बिल्कुल देखी होगी। जब बारिश होती है तो नदियां में पानी क्या होता है, ज्यादा बहने लगता है। बाहर से, घर के बाहर से क्या होता है, नाले निकलने लगते हैं, वाहिकाएं छोटी छोटी नालियां निकलने लगती हैं। ठीक है, जो अतिरिक्त जल बहाकर ले जाती है, क्या करती है, एक ही दिशा में, मतलब एक ही दिशा में जाती हैं। जैसे इधर से निकलना स्टार्ट किया तो एक ही दिशा में इस प्रकार से जल को बहा बहा के ले जाती हैं। अगर ये वाहिकाएं ना होती तो बड़े पैमाने पर बाढ़ आ जाती, वाहिका ना होती तो बड़े पैमाने पर बाढ़ आ जाती। अब आप एक बात बताइए, क्या होता है कि कोई पानी है, जैसे आपने अपने घर पे फर्श पे पानी फैला दिया तो वहां पे तो कोई आपकी एक वाहिका बन नहीं रही है, एक नाली टाइप की तो बन नहीं रही है फर्श पे, तो पानी क्या होता है, किसी भी आकार में इस तरीके से फैल जाता है, किसी भी आकार में फैल जाता है। लेकिन अगर एक प्रॉपर वाहिका होती, प्रॉपर नाली टाइप की होती, तो वो पानी क्या होता है, इस नाली में से निकल के चला जाता, पूरा फर्श पे नहीं फैलता। तो वही चीज होती है कि अगर ये वाहिकाएं और ये नदियां आपकी नहीं होती तो क्या होता है, जो पानी है, जो बरसात का पानी है, जो हिमालय पर्वत से पानी आ रहा है, जो पश्चिमी घाट से पानी आ रहा है, वो राज्यों में किसी भी आकार में फैलता। ठीक है, इस तरीके से फैलता है, इस तरीके से फैलता, इस सीधे आकार में तो वो जाता ही नहीं। अब जब इस तरीके से पानी फालतू का फैलता तो बताइए क्या होता, राज्य में बाढ़ की स्थिति बनती। तो वही बता रखा है कि इसमें क्या होता कि अगर वाहिकाएं ना होती तो बाढ़, जो बड़े पैमाने पर बाढ़ आ जाती। जहां ये वाहिकाएं अवरुद्ध व अस्पष्ट होती हैं वहां बाढ़ का आना एक सामान्य परिघटना है। अवरुद्ध यानी बंद हो, ठीक है, क्या होता है कभी कभी वाहिकाएं बंद भी हो जाती है, कोई पत्थर अत्थर आ जाए या फिर नदी ही अपना जमाव कर दे, वहां पे नदी अपनी जरूर छोड़ दे, तब भी अवरुद्ध हो जाता है, यानी उसका रास्ता रुक जाता है। और अगर जो वाहिकाएं अस्पष्ट हो, यानी आपको समझना है कि वाहिका यहाँ से निकली हुई है, यहाँ से हो जाता है, कभी कभी हमें नाली ही समझ में नहीं आती, नाली किस साइड से निकली हुई है, तो फिर क्या होता है, वो पानी भी नहीं समझ पाता कि नाली कहाँ से निकली हुई है। ठीक है, और इसको कहाँ किस साइड जाना है, तो वो क्या होगा, वो पानी पूरी तरीके से फैल जाएगा, तो वहां पे बाढ़ की स्थिति बनेगी। इस पूरी जगह पे पानी फैलेगा तो उससे बाढ़ की स्थिति बनेगी। तो मेरे ख्याल से आपको चीज समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। निश्चित यानी एक निश्चित है, जैसे हमारी गंगा नदी को देख लें आप कि उसका एक निश्चित है, हिमालय से निकलेगी और जाके राज्यों से उत्तराखंड और आपका यूपी बिहार निकल के और सारी कहाँ जाएगी, पश्चिम बंगाल से भी निकलती है, और सारी निकल के कहाँ जाएगी, तो निकल के जाएगी बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाएगी। ठीक है, यही होता है, बांग्लादेश में जाती है, फिर आपका क्या करती है, सुंदरवन का डेल्टा बनाती है और ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलके कहाँ पे गिरती है, तो बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, यानी BOB में गिर जाती है। ठीक है, BOB में गिर जाती है, तो यही आपकी स्थिति बनती है, यानी उसका एक अपवाह तंत्र है। कभी ऐसा नहीं करते कि अब बहुत गिर ली अब बे ऑफ बंगाल में, अब जाके कहाँ गिरना है, अब अरब सागर में गिरना है ना। कभी ऐसा करती कि अब बहुत जा लिया यूपी में, अब तो हमें कहाँ जाना है, अब तो हम जाएंगे, अब हम क्या कहेंगे,
कि बहुत जालिया यूपी में बहुत मतलब यूपी का क्षेत्र जो है पूरे गंगा नदी से अपवाहित है। ठीक है, तो अब गंगा नदी ये नहीं सोचती कभी कि अभी यूपी से तो निकल लिया, अब कहाँ निकलेंगे, तो अब चलिए अब केरल की साइड चलते हैं। ऐसा तो कुछ उसका है नहीं कि अपने मन की हो, यानी उसका एक निश्चित अपवाह तंत्र है, उसी में बहती रहती है। और जब उस निश्चित अपवाह तंत्र में बहती है तो बाढ़ आने की स्थिति कम बनती है, क्योंकि वो उसी में बह जाती है। अब आपका घर यहाँ है, नदी यहाँ से निकली, अब नदी का मन किया नहीं हमें तो यहाँ से निकलना है, अब नदी यहाँ से निकली यानी आपके घर को ले गई, तो ऐसा नहीं होता है। उसकी एक निश्चित वाहिका होती है, उसका एक निश्चित रास्ता होता है, उसका एक निश्चित रास्ता होता है, उसी रास्ते से जाती है। इसी के कारण नदियों के किनारे बहुत बड़े बड़े शहर बसे होते हैं, और शहर कैसे होते हैं, सुरक्षित बने रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इन वाहिकाओं के जाल को क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं। अब जो पूरा जाल बन गया, कैसे बनता है जाल, देखिए ये रही हमारी नदी। ठीक है, गंगा नदी गंगोत्री से निकली, अब क्या होगा, इधर से इधर से इधर से इधर से यमुना, इधर से सोन, केन, बोन, सो जो भी है आपकी सब इधर से नदियां मिलती रहती हैं। तो पूरा जो क्षेत्र बनता है इसको कहते हैं हम अपवाह, गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र, या फिर इसको इस तंत्र को क्या कहेंगे, एक जाल सा बन गया तो इसको हम क्या कहेंगे, अपवाह तंत्र। किसका अपवाह तंत्र, ये गंगा नदी का अपवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र, महानदी का अपवाह तंत्र। ठीक है, किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहां के भूवैज्ञानिक समावधि, चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना, स्थलाकृतियां, वहां की ढाल, बहते जल की मात्रा और बहाव की अवधि का परिणाम है। ठीक है, तो वही चीज है कि इस क्षेत्र का अपवाह तंत्र जो है वहाँ की जो भूआकृति समय अवधि, यानी वहाँ की जो भूवैज्ञानिक समावधि, यानी जो वहाँ की भूमि है, भूवैज्ञानिकों ने उसका कौन सा समय मतलब कब बताया कि कितने करोड़ वर्ष पहले की है। ठीक है, चट्टानों की प्रकृति भी वहाँ से पता चल जाती है, उसकी संरचना भी चट्टानों की। ठीक है, वहाँ की स्थलाकृतियां तो हमारे पानी से ही बनती है ना, कि पानी का बहाव, तो वहाँ पे कितना गड्ढा हो रहा है, पर्वत निकल रहा है, यानी पर्वत बन रहा है, फोल्ड माउंटेन बन रहा है, या फिर भ्रंश पर्वत बन रहा है, तो वहां की स्थलाकृतियां इसी से तो बनती हैं। ठीक है, यानी गड्ढा कर देती है। जैसे मैंने बताया कई जगह पे मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया कि नदियां क्या करती हैं, जब तीखा मोड़ लेती हैं या तीखी ढलान से आती हैं तो गार्ज टाइप का बना देती है, यानी गड्ढा बना देती है। वो गड्ढा जब बड़े बड़े बन जाते हैं तो उसको हम गार्ज कहते हैं। ठीक है, तो वो स्थलाकृतियां बनाती हैं, खड़ी ढलान से आएंगी, गड्ढा करती जाएंगी। ठीक है, चाप झील बना देंगी, यानी वहां की स्थलाकृतियां आप इसी से बोल सकते हैं। तो स्थलाकृतियां आपकी एक तो जल से बन जाती हैं, दूसरी हवा से बन जाती हैं। हवा से कहाँ पे बनती है, तो अगर आप मरुस्थल में जाते हैं तो हवा से बनती हैं, क्योंकि मरुस्थल में तेज हवा चलती है और हवा के कारण मिट्टी इधर उधर उड़ के टीले वीले और चाप बाप बनाती रहती है। ढाल आपकी इसी से निर्धारित होती है। ठीक है, बहते जल की मात्रा भी और बहाव की अवधि का परिणाम। चलिए आगे देखते हैं। क्या आपने शहर तथा गाँव के पास कोई नदी देखी है? क्यों नहीं देखी होगी? अभी जैसे हमारा लखनऊ शहर है, तो किसके पास बसा हुआ है, तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। क्या आप कभी वहां नौकायान करने अथवा नहाने के लिए गए हैं? तो हो सकता है कई लोग गए हों। वैसे भी गांव में तो क्या होता है, लोग अक्सर तालाब में नहाने जाते हैं, नदियों में नहाने जाते हैं। क्या यह नदी 12 मासी या अल्पकालिक? 12 मासी यानी 12 महीने चलती है वो नदी, यानी 12 महीने उसमें पानी रहता है, पूरे जनवरी से दिसंबर तक, या फिर वो सिर्फ बारिश के मौसम में उसमें पानी मिलेगा, बाकी अन्यथा सूख जाएगी। ठीक है, केवल वर्षा ऋतु में पानी अन्यथा सूखी। अल्पकालिक का मतलब होता है कम समय के लिए पानी, अल्पकाल के लिए पानी, तो वो अल्पकाल के लिए पानी आपका मानसून से ही आता है, यानी जब आपकी बरसात ऋतु होगी तभी अल्पकालिक पानी आएगा। बाकी जो नदियां हैं 12 मासी, तो आपकी जो है 12 मासी नदियां आपकी हिमालय से निकलने वाली मानी जाती हैं, यानी उत्तर भारत की, और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां आपकी अल्पकालिक मानी जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि नदी सदैव एक ही दिशा में क्यों बहती है? अब भाई एक दिशा में नहीं बहेगी नदी, क्यों बहती है? ठीक है, अभी इधर से इसका पानी अब इस साइड नदी बहती आ रही, अब आप खुद सेंस लगाइएगा, जब इस साइड नदी बह रही है यानी इस साइड ढलान होगी, अब ढलान होगी तभी तो इस साइड नदी बह रही है, नहीं तो क्यों बहती? ढलान इस साइड है तभी तो नदी इस साइड बह रही है, तो वो तो ढलान इस साइड है और नदी बहती जाएगी, तो उसकी क्या है, उसकी जो वाहिकाएं हैं उसको मतलब थोड़ा और गहरा करती जाएगी। ठीक है, तो बहेगी तो इस साइड, क्योंकि ढलान है। अब ढलान के विपरीत तो नदी बहेगी नहीं, इधर पे गुरुत्वाकर्षण बल है, और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होगा, नदी ढलान की साइड ही बहेगी, ऊपर की साइड तो बहेगी नहीं। इसी चीज का तो आप सेंस लगा सकते हैं कि जिस साइड ढलान होगा उसी साइड हम ढुड़क जाते हैं, या उसी साइड पानी आपका जाता है ढके।
ठीक है। आपने भूगोल की अन्य 2 पाठ्य पुस्तकों के बारे में ढालों के बारे में पढ़ा होगा। ढाल इंग्लिश में इसको स्लोप कहते हैं, SLOPE, ठीक है। तो जहां पे स्लोप होगा उसी साइड के पानी जाएगा, उसी साइड नदी बहेगी। अब आपसे कोई कह दे कि जो गंगा नदी है, मान लीजिए, ठीक है, हिमालय की चोटी से निकली, तो अभी क्यों नहीं आपकी हिमालय जैसे इधर की चोटी से निकली तो वहीं ऊपर की साइड उड़ जाए, ऐसा तो होता नहीं है। ढलान नीचे की साइड होती है तो नीचे की साइड पानी आएगा, ठीक है। तो क्या आप एक जल की दिशा से क्या लिखा है इधर पे, तो क्या आप जल की एक दिशा से दूसरी दिशा के बहने का कारण बता सकते हैं? तो कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है, ढलान है। ढलान के कारण क्या है? पानी नीचे की साइड आता है, ऊपर की साइड नहीं जाएगा। उत्तर में हिमालय, ठीक है। अभी हम देखेंगे मैपिंग से, मैप दिया हुआ है आपका, तथा दक्षिण में पश्चिमी घाट, ठीक है। उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां पूर्व की ओर क्यों बहती हैं, ठीक है। इंपोर्टेंट है। पहली बात तो इधर पर मैपिंग देखिए क्या है कि ये रहा हमारा, इधर रहता है हमारा हिमालय, ठीक है। इधर हिमालय फैला हुआ है, तो जो आपकी उत्तर भारत की नदियां हैं हिमालय के ग्लेशियर से ही निकलती हैं और इस प्रकार से कहाँ पे जाती हैं, कुछ इधर पे। ये आपका जो सिंधु नदी का तंत्र है ये आपका कहाँ निकल जाता है, तो अरब सागर में। बाकी आपका जो ब्रह्मपुत्र और गंगा का है वो आपका बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरता है। तो वही बताया है कि नदियों का स्रोत कहाँ से है। तो एक आपका उत्तर का अगर स्रोत पूछे तो आप कहेंगे हिमालय पर्वत, लेकिन आपका प्रायद्वीप से स्रोत पूछ ले तो आप क्या कहेंगे, बताइए क्या कहेंगे? पूर्व नहीं बल्कि पश्चिमी घाट। क्या कहेंगे? पश्चिमी घाट। अब आप कहेंगे कि पश्चिमी घाट से क्यों निकलती हैं नदियां, तो कोई ग्लेशियर है नहीं, तो यहाँ से आता है आपका मानसून, और जब मानसून पश्चिमी घाट से टकराता है तो बहुत अधिक मात्रा में बारिश कराता है और उसी बारिश के कारण नदियां निकलती हैं। और नदियां निकलेंगी तो इसी साइड इनको ढलान मिलती है। इस साइड आपका उठा हुआ है इस साइड की अपेक्षा, ठीक है। तो ढलान आपकी इसी साइड नदियों को मिलती है, तो इसी साइड दुड़क के नदियां आपकी चली आती हैं, ठीक है। तो वही चीज है कि ढलान है, स्लोप है इस साइड का, तो नदियां इस साइड आती हैं। अब क्या बता रखा है कि पूरब की ओर नदियां क्यों बहती हैं, तो मैंने आपको बता दिया है कि पूरब की ओर नदियां ढलान की वजह से बहती हैं। वो बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित क्यों करती हैं? अब कहाँ करेंगी, घर में थोड़ा ना रख लेंगी कि एक बढ़िया महल सा बनवा लिया, बस पूरा पानी उसी में स्टोर करके रख लिया कि भाई हमें नहीं जाना बंगाल की खाड़ी में, हम तो अपने घर में रहेंगे। ऐसा तो कुछ है नहीं इनके लिए, ठीक है। तो ये कहाँ जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ढलान के कारण ये उस साइड जाती हैं। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र में अपना जल बहाकर, एक नदी जो है विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है, जिसको हम कहते हैं, जिसे हम जल ग्रहण यानी कैचमेंट क्षेत्र कहते हैं, इसको कैचमेंट एरिया बोला जाता है। एक नदी है वो एक पूरे क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है, और जिस क्षेत्र से वो जल बहाकर लाती है उसको हम जल ग्रहण यानी कैचमेंट एरिया कहते हैं। याद रखिएगा। अंग देखिए, एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को हम अपवाह द्रोणी कहते हैं, ठीक है। समझिए इसको कि एक नदी है उसके द्वारा जो क्षेत्र अपवाहित है, उसके द्वारा जो क्षेत्र पूरा हो रहा है, ठीक है, उसको तो हम क्या है, उस नदी का अपवाह क्षेत्र कहेंगे। वो जो पूरी द्रोणी बन रही है, जाल टाइप का बनेगा आपका, उसको हम अपवाह द्रोणी कहेंगे। अब एक चीज और देख लीजिएगा, इसमें ये चीज आपकी दी हुई है, दिया हुआ है मुख्य अपवाह प्रतिरूप, यानी जो अपवाह आपके नदियों के बन रहे हैं, ठीक है, जो नदियां और नदियों की सहायक नदी, एक मुख्य नदी और मुख्य नदी की सहायक नदी के द्वारा जो आपके अपवाह बन रहे हैं वो किस किस प्रकार से बनते हैं, ठीक है। सबका अलग अलग बनेगा। जैसे देखिए इधर पे, जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो उसको हम वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं। जैसे उत्तर मैदान की नदियां, फिर से समझिए इसको कि जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के बनते हो। अब पेड़ की शाखाएं, जैसे आपकी एक पेड़ होता है, अब उसकी शाखाएं कुछ इस प्रकार से आपकी निकली होती हैं, ये मुख्य शाखा हो गई, ठीक है, इस प्रकार से निकली होती है, तो ये क्या बनता है आपका, क्या बनता है, ये आपका कैसा बनेगा, इसको क्या कहेंगे हम, वृक्षाकार प्रतिरूप। अगर आपसे पूछे कि जो हमारी नदियां हैं वृक्षाकार प्रतिरूप कौन सी नदियां बनाती हैं, तो वो आपके उत्तर भारत की नदियां बनाती हैं। और पहली बात तो सुनिए, क्लास 9th में इसका और थोड़ा अपवाह प्रतिरूप मुख्य डिटेल में दिया हुआ है, तो उसको आप एक बार देख लेंगे तो वो आपका ज्यादा क्लियर रहेगा। जैसे कि आप देखिए कि वृक्षाकार प्रतिरूप बनते कैसे हैं आखिर, तो जैसे हमने बात किया उत्तर भारत की नदियां, तो जो हमारी उत्तर मैदान की नदियां हैं वो ढलान के हिसाब से चलती हैं, ठीक है। जैसे हमारी ये रही हमारी कौन सी नदी, ये रही हमारी गंगा नदी। अब इसकी एक नदी इधर से, एक नदी इधर से, एक नदी इधर से, इस प्रकार से आपकी नदियां इसमें बन रही हैं। अब इस प्रकार से अगर नदियां इसमें बनती हैं, ठीक है, तो अगर नदियां इस प्रकार से बन रही हैं तो ढलानों के कारण,
इस साइड इसकी ढलान होगी, इस साइड नदियों की ढलान होगी, तभी तो इस साइड आ रही हैं। तो ये ढलानों के कारण ये आपका वृक्षाकार प्रतिरूप बनता है। और कहाँ देखने को मिलेगा? तो उत्तर भारत की नदियों में। अगर आप गौर करेंगे तो देखिए इधर पे आप गंगा का देखेंगे ना पूरा सिस्टम, तो देखिए वृक्षाकार टाइप का बना हुआ है। ये रही गंगा, ठीक है, ये निकली गंगा, ये निकली इधर पे बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। अब देखिए शारदा, गोमती, ठीक है, घाघरा, गंडक, कोसी, और इधर से आपकी यमुना, और यमुना में चंबल, सिंध, बेतवा, केन, और इधर से आपकी सोन अमरकंटक से निकलती है। ये सारी नदियां क्या करती हैं, अगर मैं इसको थोड़ा और जूम करके आपको थोड़ा दिखाऊं तो ये रही इधर से गंगा, ठीक है, इसको गौर करना, गंगा, और ये रही यमुना। यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। पूछा जाता है एग्जाम में, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो वो आपकी यमुना है। इसे जो पैरेलल ही चलती है, यानी इसके समांतर ही चलती आती है। तो इसमें इधर से आपकी शारदा, ये रही आपकी गोमती, ठीक है, ये रही आपकी घाघरा, ये रही आपकी गंडक, ये रही आपकी कोसी। तो ये नदियां इस प्रकार से मिल रही हैं। अब बात करेंगे यमुना में, तो ये रही हमारी चंबल, ये रही सिंध, ये रही बेतवा, ये इधर पे केन, और ये छोटी छोटी बहुत सारी नदियां मिलती हैं। अमरकंटक से निकल के कौन सी जाएगी? ये आपकी ये अमरकंटक से निकल के सोन नदी भी गंगा में डायरेक्ट मिलती है। याद रखिए कि जब में थोड़ा इसको नोटिस किया जाता है कि इनमें से कौन सी नदी डायरेक्ट गंगा में मिल जाती है, तो वो आपकी जो डायरेक्ट गंगा में मिलती है वो सोन नदी है। यानी इन नदियों में ये वाले नाम रखे जाते हैं ऑप्शन में, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है। तो याद रखिएगा चंबल, सिंध, बेतवा, केन पहले यमुना में मिलते हैं, फिर यमुना जाके गंगा में मिलती है, लेकिन सोन नदी डायरेक्ट आपकी गंगा में जाके मिलती है। तो अगर आप गौर करेंगे तो देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आप गौर करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मुख्य शाखा पेड़ की है और बाकी ये पेड़ की डालियां हैं, यानी ये वृक्ष की शाखाएं हैं। तो ऐसा लगता है ये वृक्ष की शाखाएं हैं। और ये नदियां गंगा में क्यों आ रही हैं? गंगा में क्यों आ रही हैं? नेपाल में क्यों नहीं जा रही? चाइना में क्यों नहीं चली जाती? क्यों? क्योंकि इधर से आपका हिमालय निकला हुआ है और उसकी ढलान इसी साइड है, गंगा के साइड है। तो इसी के कारण गंगा नदी भी ढलान की वजह से नीचे की साइड आती है गिर के, और ये भी नदियां ढलान की वजह से। तो याद रखिएगा जो वृक्षाकार प्रतिरूप आपका बनता है वो ढलान की वजह से बनता है। और कहाँ देखने को मिलेगा? तो उत्तरी मैदान में देखने को मिलता है। पूछ लेता है कि वृक्षाकार प्रतिरूप हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, या फिर पता है इसके एक और नाम होता है, इसका आप क्लास 9th में नाम देखेंगे तो दुर्माकृतिक होता है। एक बार मैं आपको लिख के बता दूं तो देखिए लिख के दुर्मा क्या रहेगा आपका? दुर्माकृतिक अपवाह है, ठीक है, या इसको आप क्या कहेंगे? वृक्षाकार या फिर दुर्माकृतिक, नाम दोनों याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए जब नदी किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है तो इसे अरीय, क्या बोलते हैं? अरीय प्रतिरूप कहा जाता है। जैसे हमारी अमरकंटक की बात कर लें, मैंने आपको बताया था अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं, एक तो सोन निकलती है, एक आपकी नर्मदा निकलती है, ठीक है। ये रही आपकी, मान लीजिए अमरकंटक की चोटी कहाँ पे है? एमपी में है। ये रही मैकाल पर्वत पे है, ठीक है, मैकाल किसका हिस्सा है? तो बिंद का है, ठीक है। आगे देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, तो देखिए ये रही हमारी अमरकंटक, ठीक है। अब ये रही हमारी अमरकंटक। तो अमरकंटक से क्या होता है? अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं। एक तो निकली आपकी सोन, गंगा में मिल गई, एक निकली आपकी नर्मदा, जो कि क्या करती है? नर्मदा निकल जाती है कहाँ पे? मुख्य नदी है नर्मदा, अरब सागर में गिरने वाली, यानी पश्चिम की साइड गिरने वाली। एक और निकलेगी जो कि महानदी की सहायक नदी बन जाती है। मैंने उसको भी फिर से गूगल सर्च नहीं किया, आप लोग कर लेना इसका नाम, ठीक है। तो इस प्रकार से निकलती है। तो एक चोटी, 3 नदियां तीनों दिशाओं में अलग अलग जा रही है, ठीक है। और आपको क्या पता कि इसकी 3 तो आप बड़ी बड़ी हमने देख ली, हो सकता है इसमें छोटी छोटी और निकली हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका बन जाएगा। तो ये होता है आपका अरीय प्रवाह है, अरीय प्रतिरूप। तो कहां पे देखने को मिलता है? हमें अमरकंटक पर्वत श्रृंखला में मिल जाता है। इसको भी याद रखिएगा कि ये प्रतिरूप आपका जो है अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियां जो हैं 21 अपवाद प्रतिरूप का उदाहरण है। तो उस पर रखेगा वृक्षाकार, अरीय, जालीनुमा, ठीक है, इस प्रकार से रखेगा। अभिकेंद्री तो याद रखिएगा, ठीक है। तो ये अरीय है आपका, इसको इस प्रकार से बनाते हैं। ये रही एक चोटी, इससे इस प्रकार से नदियां निकलती हैं, ठीक है। और इसके चित्र अगर आपको देखना है तो क्लास 9th में दिए हुए हैं, देख लेना। जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समांतर बहती हैं तथा सहायक नदियां उसके समकोण पर मिलती हैं तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा अपवातंत्र कहते हैं। एक बार फिर से पढ़िएगा, जब मुख्य नदियां क्या होती हैं? एक दूसरे के समांतर बहती हैं,
एक दूसरे के समांतर नदियां बहती जा रही हैं और सहायक नदियों ने समकोण पर काटती है। इस प्रकार से एक नदी बहती चली जा रही है और नदियां कुछ कैसी होती हैं, ये नदी ऐसी आई इस प्रकार से ऐसी काट दी। तो ये आपकी गंगा और यमुना आपकी इसी प्रकार से काटती है, ठीक है, एकदम समांतर चली जाती है और इसको एक प्रकार से समांतर काट देती है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, समांतर क्या होता है आपका एकदम बहना, और समकोण क्या होता है, इस प्रकार से 90 अंश पे काटना, ठीक है। तो इस 90 अंश पे काटने टाइप की अगर नदी मिलती है, ठीक है, सहायक नदी मुख्य नदी में मिलती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं जाली नुमा अपवाद प्रतिरूप। जैसे देखिए ये रही एक नदी, इसको इधर से मिल गई, इधर से मिल गई, इधर से इस प्रकार से मिलती जा रही है, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपका बनेगा कैसा, जाली नुमा अपवाद प्रतिरूप। अब चौथे नंबर की बात करते हैं। जब सभी दिशाओं में नदियां बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती हैं तो ऐसे अपवाह को हम अभिकेंद्री अपवाह कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, अभिकेंद्री अपवाह कहते हैं। बड़ी नॉर्मल सी बात है, 2-4-5 नदियां या झीलें हैं, सॉरी 2-4-5 नदियां हैं आपकी, ये क्या करेंगी, एक नदी 3 नदी 4 नदी और जाके इस झील में गिर गई, ठीक है, या इस गड्ढे में गिर गई, गर्त में या झील में गिर गई, विसर्जित हो गई, समा गई, यानी इसमें भर गया पानी। तो अब इसको हम क्या कहेंगे, एक अभिकेंद्र, यानी एकदम केंद्र हो गया, ठीक है, केंद्र में जाके नदियां सारी गिर गई, तो इसको हम कहेंगे अभिकेंद्री प्रतिरूप, ठीक है। अब देखते हैं आगे देखेंगे तो आगे क्या देखना था हमको, चलिए आगे देख लेते हैं क्या था। तो हमने देख लिया था, अब इधर से देखते हैं, एक अपवाह द्रोणी जो दूसरे से अलग करने वाली, एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को हम जल विभाजक या जल संभर कहते हैं। जल विभाजक यानी वाटरशेड कहते हैं। वाटरशेड से क्या मतलब है, अपवाह द्रोणी, जल विभाजक, नाम देखिए इसको, जल, और विभाजक यानी जल को विभाजन करने वाला, ठीक है। तो सीमा रेखा को क्या कहेंगे, जल विभाजक। तो एक द्रोणी से अगर दूसरी द्रोणी को एक रेखा मान ले काल्पनिक कि ये दोनों अलग हो रहे हैं, ये जो द्रोणी आपकी अपवाह बनी हुई है, दोनों इस रेखा से अलग हो रही हैं, तो उस रेखा को, उस काल्पनिक रेखा को हम जल विभाजक कहते हैं, यानी वाटरशेड। अब काल्पनिक क्यों, आप उधर पर पट्टी बनाने तो चले नहीं जाएंगे, ठीक है, अल्ट्राटेक सीमेंट लेके कि भाई ये अल्ट्राटेक सीमेंट की पट्टी बना दो और यहाँ से फिर अच्छा सा क्या होगा, वाटरशेड बन जाएगा। तो ऐसे तो कुछ है नहीं, हम ऐसे ही अनुमान लगा लेते कि ये आपका उत्तरी भारत है, दक्षिणी भारत है, या आपका नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, इस प्रकार से अलग अलग करते हैं ना। तो वही चीज है कि मतलब एकदम हम काल्पनिक रेखाएं बना लेते हैं। जैसे कि आपकी पृथ्वी पे है, ये हमारी हमारा ये पूरा पृथ्वी रहा, इसको हम 0, इसको 23.5, तो ये कुछ ब्रह्मा जी ने उधर पर खींच के तो रखी नहीं है कि 23.5 नॉर्थ बता देना, 23.5 साउथ बता देना, ये तो हमने खुद से मान के रखा है, क्योंकि हमें जो देश है उनकी स्थिति पता करनी है, ठीक है, स्थिति पता करेंगे। या फिर अगर हम बात करते हैं तो अक्षांश के बाद देशांतर की बात करते हैं अगर आप, तो आपको समय पता करना होता है, तो देशांतर काल्पनिक आपने लगा रखे हैं। इधर पे कोई ब्रह्मा जी तो बना नहीं रखे हैं कि ब्रह्मा जी ने बता दिया कि देशांतर आपके खिंचे हुए, इससे समय बता देना, इससे तारीख बता देना, ऐसा तो कुछ है नहीं है ना। तो इसी प्रकार से आपकी काल्पनिक रेखा खींच देते हैं हम लोग। जैसे देखिए जल विभाजक, इधर पे देखिए ये आपकी रेखा खिंची हुई है, तो इधर पे देखिए जल विभाजक बना हुआ है आपका इस प्रकार से। अब जल विभाजक आपका कौन सा है, ये जल विभाजक आपका बना हुआ है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की, मतलब अरब जो नदियां आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो, और जो नदियां आपकी अरब सागर में गिरती हैं वो, इसके आधार पर जल विभाजक रेखा हमने अनुमान लगा रखी है कि कुछ नदियां जाके अरब सागर में गिरेंगी और एक बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जैसे आगे देख लीजिए, फिर इसको बाद में बात करेंगे, तो इसको आगे देखिएगा आप लोग। तो क्या हो गया ये आपका वाटरशेड हो गया, इसको जल विभाजक कह देंगे, वाटरशेड कह देंगे, ठीक है। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों को हम नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर कहते हैं। याद रखिएगा, जो बड़ी नदी का जल ग्रहण है उस क्षेत्र को हम नदी की द्रोणी कहेंगे, क्या कहेंगे, नदी द्रोणी। लेकिन जब छोटी छोटी नदियों के द्वारा और नालों के द्वारा एक अपवाहित क्षेत्र बनता है तो उसको हम जल संभर कह देंगे, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है जबकि जल संभर का छोटा तो होगा ही। जब नदी जो नालों बताया गया है कि नाले छोटी छोटी नदियां निकल रही हैं और उस क्षेत्र से जो अपवाह क्षेत्र बन रहा है उसको हम जल संभर कहेंगे। जो छोटे छोटे नाले या छोटी छोटी नदियां मिलेंगी तो क्षेत्र तो उसका वैसे ही उसका आकार छोटा रहेगा। और बात कर ले बड़ी बड़ी नदियों का आकार, तो बड़ी बड़ी नदियों की वजह से द्रोणी का आकार बड़ा रहेगा। तो द्रोणी शब्द जो है बड़े के लिए यूज किया जाता है, जल संभर किसके लिए, छोटे के लिए यूज किया जाता है। बस इतनी बात याद रखना। नदी द्रोणी एवं जल संभर एकता के परिचायक है, यानी एक ही चीज है, बस छोटे बड़े का अंतर है।
इनके एक भाग में परिवर्तन का प्रभाव अन्य भागों व पूर्ण क्षेत्र में देखा जाता है। अब इसको देखिए, इसमें क्या है कि इसके एक भाग में परिवर्तन होता है तो बोल रखा है कि पूरे क्षेत्र में परिवर्तन देखा जाएगा। ठीक है, अब जैसे बात करें कि नदी के, जो हमारी गंगा नदी है, अब मान लें आप कि इसके यूपी में पानी मान लीजिए कम हो रहा, जैसे गंगा नदी है यूपी में जो इसका अपवाह तंत्र उसमें पानी कम हो रहा, तो क्या बिहार में ज्यादा आ जाएगा क्या, या फिर पश्चिम बंगाल में जाके अपने आप भर जाएगा। ठीक है, उधर पे शंकर जी की आंख तो खुलेगी नहीं, मतलब उनकी जटाओं से पानी निकलेगा नहीं बिहार में। ठीक है, नहीं निकलेगा ना, यानी यूपी में अगर उसके क्षेत्र में पानी कम हो रहा है गर्मी की वजह से, मतलब ज्यादा पानी सूखती उगती नहीं है नदियां, क्योंकि ये कहां से निकलती हैं, तो ये आपके ग्लेशियर से निकलती हैं, इसकी वजह से सूखती नहीं है, लेकिन पानी का जो पानी जो है कम ज्यादा होता रहता है। ठीक है, पानी कम ज्यादा होता रहता है। तो अगर यूपी में आपको पानी कम देखने को मिलता है गंगा में, तो अगर आप बिहार के साइड आते हैं तो क्या ज्यादा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे पानी कम है और यही पानी तो बह के इधर पे चला आ रहा है, तो वहां पे भी कम मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। तो वही बता रखा है कि एक क्षेत्र में अगर परिवर्तन आता है तो दूसरे पर भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए इन्हें सूक्ष्म, मध्यम और बृहद नियोजन इकाइयों व क्षेत्रों के रूप में लिया जा सकता है। बिल्कुल ले सकते हैं, सूक्ष्म छोटा कर देंगे, मध्यम बीच वाला और बृहद मीन्स बड़ा। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय वायु तंत्र को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से आधार लिए गए हैं? समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर इसको दो भागों में बांट दिया। ठीक है, नदीय तंत्र है जो आपके, एक तो हमने जैसे मान लिया, हमने क्या मान लिया कि हमने मान लिया कि मतलब कुछ नदियां कैसी जाती हैं आपकी पूरब में, कुछ नदियां पश्चिम में, यानी पूरब में जाएंगी तो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी और पश्चिम में जाएंगी तो अरब सागर में गिरेंगी। तो गिरने के आधार पर, समुद्रों के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं हम इसको, या फिर इसके हम जहां से निकलती हैं, जहां से इनका सोर्स है, यानी ये पश्चिमी घाट से निकलती हैं कुछ नदियां, और कुछ नदियां कहां से निकलती हैं आपकी जो है हिमालय पर्वत से निकलती हैं, तो उसके आधार पर हम इसको स्रोत के आधार पर, निकलने के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं। या इसका जो बहने का तंत्र है, यानी बहने का तंत्र उत्तर भारत में बहती है या फिर आपकी प्रायद्वीप में बहती है, तो उसमें भी हम इसको दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं, बाकी चीजें आगे देखते जाएंगे। तो अभी इन्होंने समुद्र के आधार पर बांट दिया। तो पहला आपका अरब सागर हो गया, जैसे कि आप देखेंगे तो ये रहा कुल्फी, ठीक है, प्रायद्वीप, ये रहा आपका BOB बे ऑफ बंगाल, ये रहा आपका BOB के अलावा ये रहा आपका अरेबियन सी, अरब सागर। ठीक है, तो दो पार्ट बन गए। कुछ नदियां आपकी इधर पे गिरती हैं, जैसे कि हम बात करेंगे तो गंगा तो आपकी यहाँ पे आती है, पूरी अपना आप तंत्र लेके पूरा इधर पे गिरती है। ब्रह्मपुत्र भी आपकी इधर पे ही गिरती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र और गंगा आपकी हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां हैं और गिरती हैं आपकी बे ऑफ बंगाल में है, इस चीज को याद रखिएगा। और हिमालय पर्वत से एक और नदी आपकी निकलती है, बहुत बड़ी सी सिंधु नदी, जो कि जम्मू कश्मीर से घुसते हुए, जम्मू कश्मीर से प्रवेश करते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और जाके कहां गिरती है, तो वो अरेबियन सी यानी अरब सागर में गिरती है। और उसके अगर आप तंत्र की बात करें तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज आपका है। तो देखिए आधा क्या है, आधा तो इंडिया में है, आधा पाकिस्तान में है। उसके बाद में बात करेंगे, जब हम सिंधु नदी के बारे में बात करेंगे तो वो डिटेल देख लेंगे। अब इसके बाद आप बात करेंगे तो इधर पे आपका पूर्वी घाट टूटा फूटा सा, और ये आपका पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट से नदियां निकलती हैं, तो पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां भी क्या करती हैं आपकी, जैसे कि मैंने बताया कि इधर कहीं से आपकी कौन सी निकलती है, महानदी, फिर आपकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार भी आपकी, पेन्नार इस साइड जाती है। ठीक है, केरल से निकली हुई नदी है, केरल की मुख्य नदी है पेन्नार, याद रखिएगा। बाकी देखिए इधर से आपकी नर्मदा के बाद तापी के बाद आपकी जो लूनी नदी थी वो तो आपकी अरब सागर में जाती ही नहीं है, वो तो मैंने आपको बता दिया था कि लूनी नदी आपकी अरब सागर में जाती ही नहीं है। ठीक है, तो लूनी नदी की तो हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि वो अरब सागर में जाती ही नहीं है, निकलती कहां से है, तो अरावली से। लेकिन आपकी साबरमती और माही नदी जरूर, छोटी छोटी नदियां और हैं, वो अरब सागर में जाती हैं। तो 5 नदियों के नाम याद रखिएगा, 2 तो आपकी बड़ी हैं, नर्मदा और तापी, जो अरब सागर में गिरती हैं। लेकिन लूनी, साबरमती, माही, लूनी, साबरमती, तो लूनी हमें याद नहीं रखना है कि लूनी आपकी अरब सागर में नहीं गिरती है, लेकिन साबरमती और माही आपके अरब सागर में जाके गिरती हैं, तो नाम याद रखिएगा। चलिए उसको थोड़ा आगे देखते हैं, कहाँ थे हम लोग। ये वातंत्र दिल्ली, कटक, अरावली एवं सह्याद्री द्वारा बिलग होता है। बिलग मीन्स अलग कर दिया जाता है। सह्याद्री क्या है आपका, सह्याद्री, बताइए मद्रास यानी मुंबई में किसको सह्याद्री बोला जाता है, महाराष्ट्र में किसको सह्याद्री बोला जाता है, तो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट। पूछा जाता है कि सह्याद्री किसका दूसरा नाम है, तो पश्चिमी घाट का। देखिए रही हमारी रेखा, काल्पनिक रेखा जल विभाजक की इन लोगों ने खींच रखी है इस प्रकार से कि हम लोग तो इस प्रकार से खींच देंगे। ठीक है, इन लोगों ने खींच दिया इसको इस प्रकार से। अब क्या होगा, अब थोड़ा मैं इसको जूम करके दिखाऊं
तो रेखा तो आपको दिख रही होगी। अब देखिए इधर पे ये रही सिंधु, इधर से जम्मू कश्मीर से प्रवेश करके पाकिस्तान में चली गई। इसकी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इस प्रकार से नदियां हो गई। ये रही लूनी आपकी, ठीक है। और इधर पे देखिए साबरमती, माही, ये रही नर्मदा, ये रही तापी, ठीक है। और तापी के बाद इधर ऊपर थोड़ा और जाएंगे, ठीक है, गंगा। गंगा गंगा हमारी बहुत एकदम पवित्र नदी है, ठीक है, गंगा मैया बोला जाता है इसलिए इनको। तो देखिए गंगा रही, इधर गोमती, शारदा, सारी नदियां इस साइड जा रही हैं, तो इनको दो भागों में विभाजित कर दिया गिरने के आधार पर। इधर पे आप देखेंगे महानदी, पेनगंगा, बेनगंगा। पेनगंगा आपका एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, पेनगंगा किसकी सहायक नदी है। अब गंगा लिख के लोग बाग क्या करते हैं, गंगा समझ के गंगा की कर देते हैं, लेकिन पेनगंगा आपकी साउथ की नदी है, पेनिनसुला इंडिया की नदी है, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। पेनगंगा, ठीक है, गोदावरी की सहायक नदी है, याद रखिएगा। कृष्णा, कृष्णा की ये तुंगभद्रा, ये भी पूछी जाती है। और ये आपकी कावेरी, ठीक है, पेन्नार भी मिलेगी केरल में, जो इस साइड गिरती है जाके। चलिए आगे देखते हैं। तो ये दो भागों में बट गया। चलिए बांट दिया हमने इसको दो भागों में। अब बात करेंगे कहां पे थे, तो कहां पे थे, तो ये बात अंत कहां से, दिल्ली के कटक से अरावली एवं सयाजी द्वारा अलग कर लिया जाता है। हमने दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। इस जल विभाजक को एक रेखा द्वारा दर्शाया गया, हमने देख लिया है, ठीक है। कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग देखिए इसको 77% भाग, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियां शामिल हैं, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती हैं। तो जो बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित होता है नदियों का, तो वो एक तो आपकी गंगा, ब्रह्मपुत्र, हिमालयी नदियां हैं, लेकिन महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आपकी कौन सी नदियां हैं, तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनका अपवाह तंत्र आपका बनेगा। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियां आपकी प्रायद्वीप भारत की, तो ये नदियां बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। तो इनका जो है ना, इन नदियों का नहीं, यानी इंडिया का जो टोटल पार्ट है नदियों का, उनका 77% भाग, यानी अपवाह क्षेत्र का कुल 77% भाग कहां पे गिरता है, तो बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित हो जाता है। अब हम बात करेंगे 23% बचा, बहुत कम, ठीक है, यानी जो है आपका 23, यानी अरब सागर में बहुत कम गिरता है। जैसे देखिए सिंधु मैंने बता दिया, ये आपकी पाकिस्तान की मुख्य नदी है। नर्मदा, तापी, माही, लूनी कहाँ गई, इधर से लूनी नहीं मिलेगी, साबरमती मिलेगी, ठीक है, लूनी नहीं मिलेगी, आपकी पेरियार मिलेगी, जो कि आपकी पेरियार कहाँ है, तो पेरियार आपको केरल में मिलेगी, ठीक है। अपना जल कहाँ पे गिराती है, तो अरब सागर में गिराती हैं। जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर भारतीय अपवाह द्रोणियों को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। जैसे देखिए जल संभर, यानी इनमें जल की मात्रा कितनी है, तो उनको हम क्या कहेंगे, कैसी द्रोणी है, उसको 3 भागों में। फर्स्ट में क्या किया इन्होंने, प्रमुख नदी द्रोणी, जिनका अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। इनका जो पूरा क्षेत्र बनेगा, उसका क्षेत्रफल कितना हो चाहिए, 20,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र। तो इसमें हम रखेंगे सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र आपका जाएगा, बड़ी द्रोणी आ जाएगी, जिसमें हम मुख्य 14 नदियां लेते हैं। कितनी, 14 है, नंबर याद रखिएगा, बाकी 14 नंबर नहीं पूछेगा। जैसे देखिए इसमें परिशिष्ट थर्ड में दिया हुआ है, तो उसको हम जो आपकी बुक है, बुक के लास्ट पन्ने में आपके परिशिष्ट दिए हुए हैं। लास्ट में जब आपके पूरे चैप्टर खत्म हो जाते हैं, तो उसमें आपके परिशिष्ट दिए हुए हैं, उधर आप 14 नदियों के नाम देख सकते हैं। और अगर आप कहें तो मैं एक बार इसको आपको सारे नाम सुना देती हूँ, तो आप लोग नोट भी कर लेना। चलिए मैं आपको सुना देती हूँ, तो 1 मिनट रुकिएगा। चलिए उसमें 14 नदियों के ना तो उसमें क्षेत्रफल दिया नहीं गया है, पता नहीं कैसे नाम दिए गए, तो उसमें कुछ आपका मुख्य नहीं है, लेकिन आप लोगों को जो है मुख्य नदियां याद रखनी है, उतनी तो इन्होंने यहाँ पर दे ही दी है। कौन कौन सी हैं, जैसे गंगा, ठीक है, गंगा आपकी बहुत बड़ी नदी है, ठीक है, हमारी इंडिया की मुख्य नदी है। ब्रह्मपुत्र आपकी है, ठीक है, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेन्नार, साबरमती, बराक, तो इन नदियों के बारे में तो हम लोग सुनते ही रहते हैं, तो ये आपकी मुख्य नदियां हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो बांटा गया वो क्या है आपका, मध्यम नदी द्रोणी, यानी मध्यम नदी द्रोणी में आपका कौन कौन सी आएगी, तो उसका क्षेत्रफल के हिसाब से, जैसे देखिए इनका क्षेत्रफल, अपवाह क्षेत्र कितना होगा, 2000 से लेके 20,000, उसमें क्या था आपका, उसमें था आपका 20,000 से अधिक। और अब क्या हुआ बताइए, इसमें था 20,000 से अधिक, तो हम इसको क्या कहेंगे, बड़ी अपवाह द्रोणी। लेकिन अब जो सेकंड है यानी मध्यम नदी द्रोणी है, वो 2000 से लेके 20,000 के बीच होगा। तो इसमें आपकी 44 नदियां आती हैं, ठीक है, जैसे कि आपकी कालिंदी, पेरियार, मेघना। अब किसकी कौन सी सहायक नदी है, इसको हम देखेंगे, ठीक है, देखेंगे कब देखेंगे, तो अभी हम जब नेक्स्ट पढ़ेंगे तो देखेंगे। अब देखिए सबसे छोटा यानी छोटा नदी द्रोणी, यानी लघु नदी द्रोणी, तो कब कहेंगे, जब इसका जो क्षेत्रफल है, जो इसका अपवाह तंत्र का क्षेत्रफल है, वो 2000 वर्ग किलोमीटर से कम हो, ठीक है। ऐसी नदियां आपको मिल जाएंगी अपने आसपास। इनमें न्यून वर्षा के क्षेत्रों से बहने वाली नदियां बहुत सी शामिल है, यानी देखिए कहीं से भी नदियां
निकल जाती हैं, यानी बारिश हुई तो नदियां निकल लेती है, तो उसको अब हर जगह थोड़ी ना देखते रहेंगे। तो इस प्रकार से 3 में बांट दिया। अब देखिए क्या है इसमें, क्या यदि आप चित्र में देखें तो आप पाएंगे कि यानी आगे देखिए इसमें क्या है, अनेक नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय है। तो हाँ, बहुत सारी नदियां आपकी हिमालय से निकलती हैं, अधिकतर नदियां आपकी हिमालय से ही निकली हुई हैं, ठीक है। उत्तर भारत की पूरी नदियां आपको हिमालय से निकलेंगी। और भी अपना जल कहाँ पे डालती हैं, तो बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में विसर्जित करती हैं। तो अरब सागर में एक ही अच्छी नदी जाती है और उसका पूरा अब्बा तंत्र जाता है, कौन सा, वो है आपकी सिंधु। सिंधु को इंग्लिश में इंडस भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होना, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंधु को इंग्लिश में इंडस कहते हैं, इसी के नाम पर आपका सिंधु घाटी सभ्यता का नाम रख दिया गया, जो कि आपका हिस्ट्री का पार्ट है। उत्तर भारत की नदियों की पहचान कीजिए। तो हमें क्या करना है, उत्तर भारत की नदियों की कौन सी नदियों की पहचान करना है, जो हिमालय से निकली है। देख लीजिए कौन सी है। एक तो मैंने आपको यही बता दिया, सिंधु की झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये हो गई। इसके बाद बात करेंगे हम गंगा की यमुना हो गई, शारदा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी हो गई, ठीक है। नीचे वाले नदियां आपकी हिमालय से नहीं निकल रही हैं, ठीक है। तो गंगा दोनों तरफ से पानी प्राप्त करती है। और ये रही सांगपो, जिसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र आपकी दियांग, दिमांग, इसकी लोहित और कमांग, इस प्रकार से नाम इसके, हम इसको देखेंगे, ठीक है। डिटेल में मुझे अभी ठीक से याद नहीं है, देख लेंगे हम इसको। तो ये नदी है आपकी, ठीक है। तो ये नदियां सारी हो गई हमारी। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखेंगे तो आगे क्या है, ये नाम हो गए आपके। आगे देखिएगा क्या है और क्या है, उत्तर भारत की नदियों की पहचान कीजिए, हमने कर ली। प्रायद्वीपीय पठार की बड़ी नदियों का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट, और नदियां कैसी हैं, बंगाल की खाड़ी में जाके विसर्जित होती हैं। दक्षिण भारत की नदियों के नाम बताइए। तो दक्षिण भारत की नदियां जो हैं आपकी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार वगैरह हैं, ठीक है। पेन्नार आपकी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, इस चीज को याद रखिएगा, केरल की मुख्य नदी है। चलिए आगे देखते हैं, नर्मदा और तापी दो बड़ी नदियां जो अपवाद है। अपवाद क्यों है, क्योंकि पश्चिम पूरब में ना जाके पश्चिम में जाके गिरती हैं, ठीक है। हमने देख लिया है, बार बार हमने मैप देख लिया है, अब आप लोग खुद से देख लेना, मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। ये और अनेक छोटी नदियां जिनका जल अरब सागर में विसर्जित करती हैं, और भी अनेक छोटी नदियां जिनको साथ लेके क्या करती हैं, अरब सागर में पानी उनका ले जाती हैं। पश्चिमी तटीय क्षेत्र में कोंकण से मालाबार तट तक बहने वाली नदियों के नाम बताइए। तो देखिए, कोंकण से मालाबार तट, अगर हम इस प्रकार से तट बनाते हैं और ऊपर अगर हम मान लें इस प्रकार से हमने तट बना दिया, तो क्या था, मैंने बोला था आपका, काठी की माला किसने पहनी, यानी काठी की माला कौन ने पहनी, इस प्रकार से बताया था। काठी की माला यानी काठियावाड़। तो जो काठियावाड़ आपको तट मिलता है वो कहाँ पे मिलता है, गुजरात में मिलता है, ठीक है। काठी की माला, ठीक है, मालाबार तट आपको नीचे मिलता है, और इधर पे आपको मिलता है कोंकण तट, ठीक है। तो महानदी आपकी कहीं यहीं से निकलती है। तो महानदी को छोड़ते हुए गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, 3 बड़ी बड़ी नदियां हैं, ठीक है। ये रही आपकी इस प्रकार से नदियां हैं। आगे देखिए, उद्गम के प्रकार, प्रकृति और विशेषताओं के आधार पर भी भारतीय अववाह तंत्र को हिमालयी अववाह तंत्र तथा प्रायद्वीप में विभाजित किया हुआ। मैंने पहले ही बता दिया है कि निकलने के आधार पर भी इसको 2 भागों में बांटा गया है, जो कि आपका हिमालय और प्रायद्वीप, ठीक है। यद्यपि हिमालय में हिमालय से निकलती है और प्रायद्वीप में कहां से निकलती है, तो पश्चिमी घाट से, याद रखिएगा। और पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, बायोडायवर्सिटी का हॉटस्पॉट कहते हैं, यानी वहां पर बहुत ज्यादा बायोडायवर्सिटी मिलती है। हॉटस्पॉट पता किसको कहते हैं, जहां से चीज बहुत ज्यादा मिलती हो, तो वहां पे जो बायोडायवर्सिटी है, यानी वहां पे जो स्थिति है, वहां पे आए दिन वैज्ञानिकों को क्या होता है, नए नए जीव जंतु मिलते हैं, नई नई जीव जंतुओं की प्रजाति और नए नए पेड़ों की प्रजाति मिलती है, इसलिए इंडिया का हॉटस्पॉट माना जाता है। आगे बात करती कीजिए इधर पे, यद्यपि इस विभाजन योजना में जो है चंबल, बेतवा, सोन आदि नदियों के वर्गीकरण में समस्या उत्पन्न होती है। बिल्कुल होती है, क्यों होती है, तो विभाजन योजना में क्या होता है, चंबल, बेतवा, सोन। तो चंबल, बेतवा, सोन जो आपकी हैं, सिंध, चंबल, बेतवा, सोन किसकी सहायक नदियां, यमुना की, ठीक है। तो निकलती कहां से है, प्रायद्वीप भारत से निकलती है, और जाती कहां है, तो चली जाती है गंगा में मिलने। तो इसको बात इधर पे क्या है कि नदियों के वर्गीकरण में समस्या उत्पन्न क्यों होती है, क्योंकि उत्पत्ति और आयु में हिमालय से निकलने वाली नदियों से पुरानी है। क्यों है, क्योंकि हिमालय तो आपका बहुत मतलब बाद में बना, किस सबसे पहले क्या था आपका, प्रायद्वीपीय भारत था। यानी सबसे पहले की बात करें, सबसे पुराना स्थान अगर आप बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय भारत था। इसके प्रायद्वीपीय भारत जो है आपका, हिमालय का विकास तो आपका बहुत दिनों बाद हुआ, जब प्लेट टकराई तब जाके कहीं हिमालय बना, ठीक है। तो क्या है कि जो चंबल, बेतवा, सोन जो हैं आपकी कहाँ की नदियां हैं, तो ये प्रायद्वीपीय भारत की हैं, इसलिए क्या है इनकी आयु हिमालय की नदियों से बहुत पुरानी है, लेकिन ये हिमालय की नदियों में मिलके जाते बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं, ठीक है। फिर भी यह अफवाह तंत्र वर्गीकृत का सर्वाधिक मान्य आधार है। तो इसको हम अफवाह तंत्र को वर्गीकृत कर सकते हैं कि कुछ नदियां प्रायद्वीप से निकलती हैं और कुछ हिमालय से। इस पुस्तक में इसी का अनुसरण किया गया है। तो चलिए इसको देख लिया हमने, भारत के अफवाह तंत्र। हम बात करेंगे भारत के अफवाह तंत्र। भारतीय अफवाह तंत्र में अनेक छोटी छोटी नदियां शामिल हैं। 3 बड़ी भू आकृतिक इकाइयों की उद विकास प्रक्रिया तथा वर्षण की प्रकृति और
वाला छोड़ो, इसको हम बाद में देखेंगे। तो हिमालय अपवाह, हम बात करेंगे हिमालय अपवाह, ठीक है। एक तो आपका मिलेगा हिमालय अपवाह, एक मिलेगा आपका प्रायद्वीपीय अपवाह। यानी अब एक एक बड़ी बड़ी नदियां और उनकी सहायक नदियों को एक एक कर करके हम देखेंगे। हिमालय में 3 देखने को मिलती है। एक तो आपकी सिंधु मिलेगी, ठीक है, सिंधु के बाद मिलेगी तुम्हें गंगा, ठीक है। एक तो हमें सिंधु के बाद मिलती है हमें गंगा, और गंगा के बाद मिल जाती है हमें ब्रह्मपुत्र। कौन सी मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र। जिनको ब्रह्मपुत्र को क्या माना है? ब्रह्मपुत्र को, जो ब्रह्मपुत्र है उसको तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, और उसका जो थर्ड नाम है बांग्लादेश में, उसको जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। जमुना, ठीक है, जमुना नाम याद रखिएगा, जमुना, ना कि यमुना, क्योंकि यमुना आपकी गंगा की सहायक नदी है जो कि हिमालय से निकलती है। तो ये हो गया आपका। चलिए, और ये जो अब है, अब हम इसको हिमालय नदियों को कल देखेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आपको चीजें समझ में आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। और हम मिलेंगे कल हिमालय नदियों के साथ, हिमालय के साथ गंगा नदी पढ़ेंगे सबसे पहले, या सिंधु पढ़ लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।